रीबर्थ ऑफ क्वीन इन मैजिकल वर्ल्ड। एपिसोड 9। वो हमला। इससे पहले कि प्रतिभा को लगता वहां पर एक लाल रंग का कुछ चमकते हुए आया और आकर उस हमले को विफल कर दिया, और वो लाल चमकदार चीज वहां प्रतिभा और उस आदमी के बीच में जमीन पर लग गई और एक लाल रंग की दीवार बना ली। ये देख प्रतिभा ने अपने सर को घुमाकर पीछे देखा तो जो उसके दिल को लग रहा था वही हुआ। वहां पर रुद्र खड़ा था। रुद्र ने जब प्रतिभा की हालत देखी तो उसकी मुट्ठियां गुस्से में कस गई। रुद्र प्रतिभा के पास गया और उसे पास नीचे अपने घुटने पर बैठ के उसके चेहरे को हाथ में लेकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, राजकुमारी, हमें माफ करना, हमें आने में देर हो गई। आपने अब तक संभाला, अब आगे हम देख लेंगे। अभी आपको आराम की जरूरत है। इतना बोलते हुए रुद्र ने एक हाथ से उसके पैरों को अपनी शक्तियों से इस आदमी के जाल से आजाद कर दिया। फिर उसने एक बार उसके माथे को चूमा और वापस उठकर खड़ा हो गया और अपने कुछ कदम आगे बढ़ाकर अपने हाथ को उठाया तो वो जो लाल चीज जो जमीन पर गड़ी थी वो निकलकर उसके हाथ में आ गई। ये कुछ और नहीं बल्कि रुद्र की तलवार ही थी जिसे उसने प्रतिभा को बचा के लिए फेंका था। अग्नि तलवार के रुद्र के हाथ में आते ही वो जादुई लाल दीवार हट गई। उस आदमी ने जब रुद्र को सामने देखा तो उसने हंसते हुए कहा, ओ देखो तो कौन है मेरे सामने, विजयगढ़ के महान और शूरवीर रामकुमार रुद्र। क्या किस्मत है आज मेरी। अब तो उस लड़की के साथ साथ मैं तुम्हारी भी शक्तियां लेकर महारानी को दूंगा तो वो मुझसे कितनी खुश होंगी। फिर तो महारानी की शक्तियां लेने के बाद अगर मैं इस लड़की को मांग लूं तो महारानी मुझे इसे दे देंगी। अब ये लड़की है ही इतनी सुंदर कि मुझे ये पसंद आ गई। वो इससे आगे कुछ और बोलता उससे पहले ही एक अग्नि हमला सीधे उसके पेट पर लगा जिससे वो पीछे जाकर पेट से टकरा गया। ये देखकर प्रतिभा ने अपनी नजरें उठाकर रुद्र को देखा तो वो इस समय पूरी तरह से गुस्से से भरा हुआ था। उसके आसपास कोई जाने की हिम्मत भी न कर पाए। उसके गुस्से के साथ उसके चारों तरफ की आभा बेहद ही खतरनाक हो गई थी। अब भला गुस्सा आया भी क्यों ना, क्योंकि अब कोई उसके सामने ही उसकी राजकुमारी के लिए ऐसा बोलेगा तो रुद्र को तो गुस्सा आएगा ही। जब उसे किसी के कारण प्रतिभा को लगी एक चोट भी सहन नहीं तो वो इसे कैसे छोड़ दे। कोष्टक। उस आदमी का ध्यान रुद्र की तरफ नहीं था, पर जब उसे वो हमला लगा और वो जाके पीछे पेड़ से टकरा कर नीचे गिर गया तो उसने अपने पेट पर हाथ रख के खड़े होते हुए कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब इसका अंजाम तो तुम्हें सहन करना पड़ेगा। पर राजकुमार रुद्र को एक लड़की के बारे में ये सुनकर इतना गुस्सा क्यों आ गया। कहीं ये तुम्हारी कोई मासूका या फिर कहीं कुछ और तो नहीं। तो रुद्र ने बेहद ही खतरनाक आवाज में कहा, तुझे जानकर क्या करना है जब तू कुछ देर में जिंदा ही नहीं बचेगा। ये सुनकर अब वो आदमी समझ गया कि उससे पहले रुद्र को हराना होगा, इसलिए उसने अपना हाथ को हवा में हिलाया तो वहां पर पता नहीं कहां से पर बहुत सारे काली शक्ति के सैनिक आ गए और उन सब ने रुद्र पर हमला कर दिया। रुद्र भी फिर कहां पीछे हटने वाला था, उसने भी सब पर अपना अग्नि कहर बरसाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ अनु अकेले ही उन सब काली शक्तियों के जीवों से लड़ रही थी। तभी अचानक से एक तेंदुए ने एक तरफ जाकर उसके ऊपर छलांग लगा दी और अनु का पूरा ध्यान उन बाकी के जानवरों को खत्म करने में था। वो तेंदुआ अनु पर हमला कर पता उससे पहले ही किसी ने अपने एक हाथ से अनु कमर पकड़ी और अपनी तरफ खींच ली। अनु, जिसे कुछ समझ ही नहीं आया, वो ऐसे खुद को अचानक खींचे जाने से हैरान थी और उसके दोनों हाथ उस इंसान के कंधों पर थे। अनु ने अपनी नजर उठाकर देखा तो उस इंसान की पीली चमकदार आंखें देखकर उसके मुंह से अपने आप ही निकल गया, अभय। अभय को यूं पूरे 1 साल बाद देखकर अनु की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी आंखों में जो अभी तक कठोर भाव थे वो अपने आप ही बदल गए और अब उनमें कुछ अनकहे अनसुलझे जज्बात थे जो उसे खुद ही नहीं पाता था, इसलिए वो कुछ और बोल ही नहीं पाए। ये अभय था जिसने उसे सही समय पर खींच लिया था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे जैसे उनकी आंखें ही कुछ कहना चाहती हो। तभी अनु ने देखा कि वो तेंदुआ फिर उन पर हमला करने वाला है, तो वो कुछ बोलती उससे पहले ही अभय ने अपने दूसरे हाथ को उस तेंदुए की तरफ करके बिना उधर देखे अपनी बिजली की शक्ति से उसे एक बहुत तेज झटका दिया जिससे वो वही का वही गिर पड़ा। अनु हैरानी से अभय की तरफ देखने लगी तो अभय ने उसके चेहरे के थोड़ा करीब आकर एक कातिलाना मुस्कान के साथ बहुत ही गहरी और आकर्षक आवाज में कहा, मोहतरमा, इतने प्यार से मत देखो हमें वरना मोहब्बत कर बैठोगी हमसे। अभय ने अभी तक अनु को उसकी कमर से पकड़ा हुआ था। कोष्टक। अगर अभय ने इस तरह से अगर किसी भी लड़की से कहा होता तो वो तो कब का उससे अपना दिल लगा बैठती। पर हमारी अनु को पटाना इतना आसान भी नहीं है। एक पल के लिए तो ये सब सुन के अनु की धड़कनें 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने लगी, पर फिर उसने तुरंत अपने आप को और अपने जज्बातों को संभाल कर अभय से अलग होकर कहा, तुम्हें इस समय भी ये सब सूझ रहा है।
जब हम लोग चारों तरफ से इन खतरनाक जानवरों से घिरे हैं तुम उस समय भी मजाक कर रहे हो। ये सुनकर अभय ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ तो किस किताब में लिखा है कि खतरे से घिरे होने पर कोई इंसान मजाक नहीं कर सकता। ये सुनकर अनु ने उससे घूरते हुए कहा, नहीं किसी किताब में तो नहीं लिखा है, पर अभी पहले इन सब को ठिकाने लगाना जरूरी है ना, बाकी बाद में आपकी सब बकवास, मेरा मतलब बातें सुनने के लिए हम आराम से फुर्सत में बैठेंगे तब कर लीजिएगा। उसको ऐसे बोलता देख अभय ने भी कहा, जी जरूर, पहले इन सब से निपट ले फिर बाद में आराम से अपनी प्यार मेरा मतलब बातें करेंगे। अब वो दोनों ने उन सभी काली शक्तियों के जानवरों को देखा तो वो सब उन्हें ही अपने शिकार के रूप में देख रहे थे और उन्हीं पर घात लगाए बैठे थे। अभय ने अपने हाथों को आगे किया तो उसके आसपास से पीली रोशनी निकलने लगी। उसने अपनी आंखें बंद करके खोली तो वो अब बहुत तेज पीली रोशनी के साथ चमक रही थी। अभय ने जब अपनी शक्तियों को बुलाई तो उसके चारों ओर हवा में बिजली दौड़ने लगी। अब अभय ने उन जानवरों को जो उनकी तरफ बढ़ रहे थे उन पर बिजली की बरसात करना शुरू कर दी। वही अनु तो अभय को इसे लड़ते देख पहले तो थोड़ा हैरान हुई, लेकिन फिर उसके लड़ने के तरीकों से वो बहुत प्रभावित हुई। अभय लड़ ही रहा था कि कुछ जानवरों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वो सब एक साथ उस पर हमला करने लगे तो अभय के लिए उन सबको एक साथ संभालना मुश्किल हो रहा था। तभी वो सब एक साथ उसके ऊपर हमला करने को हुए तो अनु ने उससे पहले ही बीच में आके अपने और अभय के चारों तरफ पत्थर की दीवार बचाव के लिए खड़ी कर दी। इस समय अनु के आसपास से एक अलग ही हर बार से अधिक हरी ऊर्जा निकल रही थी। इसके बाद अभय और अनु दोनों ने साथ में लड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों ने मिल उन सब जानवरों का खात्मा कर दिया। दोनों साथ में एकदम एक परफेक्ट टीम लग रहे थे। दोनों का टीम वर्क ऐसा था कि जैसे वो कितने सालों से साथ में अभ्यास कर रहे हो। पर पूरे युद्ध में अभय ने अनु देखने और उसके करीब जाने का कोई मौका नहीं छोड़ा होगा। जब उन दोनों ने सब जानवरों को काम कर दिया तो अभय ने अनु से कहा, इन काली शक्ति के जानवरों का तो हो गया, अब हमें गुरुकुल के अंदर चल के देखना चाहिए। तो अनु ने भी हाँ में सर हिला दिया, पर गुरुकुल के उस द्वार से अंदर जाने के बाद उसे अपनी शक्तियों से बंद कर दिया ताकि कोई और जानवर अंदर न आ सके। मुख्य द्वार पर रुद्र और उस आदमी की लड़ाई बहुत भयंकर मोड़ ले चुकी थी। दोनों ही एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे थे। कोई हार मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन फिर कुछ देर के बाद जब रुद्र उस आदमी पर भारी पड़ने लगा और जब उस आदमी को लगा कि अगर वो ऐसे ही रुद्र से लड़ता रहा तो रुद्र तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए अभी उसने वहां से निकलने में खुद की भलाई सोची। इसलिए उसे जैसे ही मौका मिला उसने अपने काली शक्तियों के एक शक्तिशाली बाज को बुलाकर उस पे बैठ के गुरुकुल के ऊपर की ओर चला गया। ये देखकर रुद्र को लगा ये कुछ तो जरूर करेगा। फिर उसने प्रतिभा के पास जाकर देखा तो वो अब पहले से बेहतर थी। कुछ देर के आराम से ही उसकी शक्तियों को ऊर्जा मिल गई थी। रुद्र ने प्रतिभा से कहा, अब आप ठीक है। ये सुनकर प्रतिभा ने अपना हाँ में सर हिला दिया। फिर एकदम से उसने बिना कुछ बोले साइड रुद्र को अपने गले लगा लिया। पहले रुद्र को उसकी इस हरकत पर हैरान था, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। उसने भी कसकर प्रतिभा को गले लगा लिया। प्रतिभा को भी बस यही चाहिए था, रुद्र के गले लगने के जो उसे मिल गया, उसका सुकून और शांति जो उसे कहीं नहीं मिलती। प्रतिभा को गले लगाने के बाद रुद्र ने झुककर धीरे से उसके कान के करीब जाकर बोला, राजकुमारी बाकी हम बाद में भी आराम से कर सकते हैं, अभी हमारे पास कुछ और काम भी है। वैसे भी हम तो आपके ही हैं, जब चाहे तब आप हमें गले लगा सकती है। उसकी बातें सुनकर प्रतिभा अपनी नजरें उससे करने लगी। तभी उसने इस बात से ध्यान हटाने के लिए कहा, अब हमें अंदर जाके देखना चाहिए, कहीं अंदर तो कोई खतरा नहीं। तो रुद्र ने भी हाँ में सर हिला दिया, लेकिन उसने भी अंदर जाने से पहले मुख्य द्वार पर अपनी अग्नि शक्तियों का एक कवच बना दिया ताकि कोई ना अंदर आ सके ना बाहर जा सके। वही गुरुकुल के अंदर रिद्धि जब प्रकृति गुरु के साथ पृथ्वी गुरु को लेके जा रही थी तब उनके सामने कुछ सैनिक आ गए जो गुरुकुल के कुछ गुप्त रास्तों से अंदर आ गए थे। उन्हें देखकर उसने प्रकृति गुरु के मना करने के बाद भी उन्हें पृथ्वी गुरु को ले जाने का बोलकर उन सैनिकों से अकेले लड़ने लगी। इतने दिनों के लगातार अभ्यास से न सिर्फ प्रतिभा ने अपनी शक्तियां और कुशलता को बढ़ाया था, बल्कि रिद्धि, अनु और आरोही ने भी बहुत मेहनत की थी। इसलिए ये चारों जब साथ में होते हैं तो ये किसी पर भी भारी पड़ जाते हैं। कोष्टक लड़ने के बाद जब अनु ने अपने चारों तरफ देखा तो उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है, तो उसने अपने हाथों में एक बर्फ का नुकीला तेज धार वाला टुकड़ा बनाया और पूरी ताकत से पीछे घूमकर उस व्यक्ति की गर्दन पर वार किया। लेकिन उस व्यक्ति ने भी तुरंत उसका हाथ कर हवा में ही रोक दिया और उसकी आंखों में देखकर कहा, माना तुम पहले से बहुत शक्तिशाली हो गई हो, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम अपने ही होने वाले पति पर ऐसे हमला करो।
ये सुन रिद्धि ने अपनी आईब्रो उठाते हुए विजय से कहा, अच्छा तो अगर आप युद्ध के समय ऐसे मेरे पीछे आ जाएंगे तो मुझे तो यही लगेगा कि कोई दुश्मन ही होगा, इसलिए मैंने आप पर हमला किया। और क्या बोल रहे थे आप अपने होने वाले पति को मारूंगी? तो कौन होने वाला पति? मेरे पिताजी ने तो मेरी शादी अभी तय की नहीं है। तो फिर विजय समझ गया कि रिद्धि उसे ही ताना दे रही है। तभी विजय ने एकदम से रिद्धि को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच के उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अभी नहीं है पर भविष्य में जरूर होंगे और हमारे अलावा और किसी दूसरे को हक नहीं है आपका पति बनने का। ये बात विजय ने बहुत ही जुनून से कही थी, इसलिए रिद्धि ने उसके चेहरे को हाथ में पकड़ के कहा, किसी और का क्या, हम खुद आपके अलावा किसी को भी अपनी जिंदगी में अपने करीब आने का हक नहीं देते। ये सुनकर विजय थोड़ा शांत हुआ तो रिद्धि ने कहा, हमें बाकी लोगों के पास चलना चाहिए। अब सभी लोग गुरुकुल के मैदान में पहुंच चुके थे। बाकी गुरु को चोट लगी थी, इसलिए वहां पर इस समय सिर्फ बर्फ गुरु, प्रकृति गुरु और नृत्य गुरु थी। तभी वहां पर एक तेज आवाज हुई। सबने देखा तो ये काली शक्तियों के पक्षी जो कि बहुत शक्तिशाली थे वो ऊपर से गुरुकुल का कवच तोड़ रहे थे, और अब तक तो उसमें काफी वारों के कारण वो कमजोर हो गया था। तभी एक बड़े से बाज ने हमला किया और एक तेज आवाज के साथ वो कवच टूट गया। ये देख सब हैरान परेशान हो गए। तभी रुद्र ने आगे आकर अपनी तलवार को निकली तो सबको लगा कि वो युद्ध के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन रुद्र ने जब अपनी तलवार को ऊपर में फेंका तो किसी को कुछ समझ नहीं आया। तभी सबने देखा कि रुद्र की तलवार अब एक विशाल और शक्तिशाली ड्रैगन में बदल गई। ये देख गुरुओं, अभय और विजय के अलावा सब हैरान हो गए। प्रतिभा ने अपने मन में सोचा, इसका मतलब जल तत्व के अलावा अग्नि तत्व की तलवार भी ड्रैगन में बदल सकती है। रुद्र के एक इशारे पर वो ड्रैगन उन काली शक्तियों के विशाल पक्षियों से जाकर भिड़ गया। वो ड्रैगन जितना दिख खतरनाक रहा था उतना ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक और डरावना था। उस अग्नि ड्रैगन का सबसे घातक हमला अपने मुंह से आग निकालने का था। अगर कोई उसकी चपेट में आ जाए तो समझो वो जलकर कबाब बन जाएगा। वही उस ड्रैगन को देख के वहां उपस्थित विद्यार्थी हल्के हल्के डर भी रहे थे। रुद्र अपने ड्रैगन के साथ हवा में उड़ रहे काली शक्तियों के पक्षियों से तो लड़ रहा था, इसलिए उसका पूरा ध्यान उन्हीं पर था। वही जो कुछ सैनिक गुरुकुल के अंदर घुस गए थे और उन लोगों पर हमला कर रहे थे, उन्हें एक तरफ अनु और अभय ने रोका था तो दूसरी तरफ रिद्धि और विजय ने। अगर फिर भी जो उन लोगों के पास आता उसे अजय और आरोही रोक देते। प्रतिभा को अब पहले से ठीक महसूस हो रहा था। थोड़ी देर आराम करने के बाद उससे अपने शरीर में बहती ऊर्जा फिर महसूस हो रही थी, इसलिए उस वहां खड़े होने की जगह रुद्र की मदद करने की सोची, क्योंकि वो अकेले इन सभी पंछियों को एक साथ कैसे रोकता, और खास करके उस बड़े से बाज को। इसलिए प्रतिभा ने अपनी दोनों तलवारें निकाल ली। उसने अपने मन में सोचा, हमने सोचा था हम ये राज आपको आराम से बताएंगे, पर अब हालात ही ऐसे हैं कि मुझे यूं सबके सामने ही इस राज से पर्दा उठाना पड़ेगा। ये सोचकर प्रतिभा ने आगे आकर अपनी दोनों तलवारें ली और उन्हें हवा में उछाल दिया। सब उसी को ध्यान से देख रहे थे। प्रतिभा की दोनों तलवार हवा में जाकर बहुत ही तेज रोशनी के साथ घूमने लगी। तभी सभी की हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। जब सबने देख कि प्रतिभा की तलवार ड्रैगन में बदल सकती है, सबके बहुत ही ज्यादा हैरान थे। प्रतिभा ने सबकी बातों को फुल इग्नोर किया और अपने दोनों ड्रैगन को जाके रुद्र के ड्रैगन की मदद करने के लिए कहा। वही जब रुद्र ने प्रतिभा को अपनी दोनों तलवारें निकलते हुए देखा था, तभी उसने ये पहचान लिया था कि ये दोनों तलवारें समुद्र की रानी की है। आखिरकार अंत में एक लंबे युद्ध के बाद उन सब ने मिलकर उन सभी बुरी या कहे तो काली शक्तियों की सेना को हराकर विजय प्राप्त की। लेकिन वो आदमी जो रुद्र से लड़ते हुए बीच ने अपनी जान बचाकर भाग गया था, वो दोबारा हमला किया तो उसे चोट लग गई, लेकिन इस बार भी वो बचकर वहां से भाग गया। अब तक गुरुकुल में महागुरु भी आ गए। उन्होंने आकर सबसे पहले पूरे गुरुकुल का सुरक्षा कवच बनाया और जितना भी नुकसान हुआ या चीज टूटी उन सबको ही महागुरु ने ठीक कर दिया था। लेकिन फिर उन्होंने अभी सभी को जाकर आराम करने के लिए कहा, क्योंकि वो ये जानते थे कि सभी युद्ध के बाद काफी थक गए होंगे। अब तक सभी जिनको चोटें लगी थी उन सभी का इलाज हो चुका था। प्रतिभा के हाथ पे जो चोट लगी थी उस पर ही चिकित्सा गुरु दवाई लगा रही थी। तभी वायु गुरु ने प्रतिभा से पूछा, प्रतिभा तुम्हारे पास जल तत्व की तलवारें हैं? तो प्रतिभा ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया, इसके अलावा उसने और कुछ नहीं कहा। यहाँ पर सिर्फ महागुरु, गुरुकुल के सभी गुरु, प्रतिभा और उसकी तीनों दोस्त और रुद्र, विजय, अजय और अभय ही थे। बाकी के विद्यार्थियों को आराम करने के लिए भेज दिया गया था। कोष्टक। प्रतिभा की हाँ देख सब गुरु अपनी सवालिया आंखों से महागुरु की तरफ देखने लगे।
उन सब को अपनी तरफ देखता पाकर महागुरु उन सब के मन के सवालों को समझते हुए कहा, हाँ ये सच है और आप सब जो सोच रहे हैं प्रतिभा वो ही है। ये जानकर सभी गुरुओं की आंखें चमक उठी। उनमें से कोई कुछ बोलता उससे पहले ही महागुरु ने कहा, लेकिन अभी ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। अभी वो सिर्फ राजकुमारी प्रतिभा है जो हमारे पंचतत्व गुरुकुल में बाकी विद्यार्थियों की तरह ही शिक्षा ले रही है। ये सुनकर सब ने अपना अपना सर हाँ में हिला दिया, क्योंकि सब महागुरु की बातों का मतलब अच्छे से समझ रहे थे। लेकिन प्रतिभा और अनु के अलावा उनमें से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर महागुरु और सभी गुरु किस बारे में बात कर रहे हैं। रुद्र को इतना तो समझ आ गया था कि कोई ऐसी प्रतिभा से जुड़ी बात है जो किसी को नहीं पता है, और इसके पास जल तत्व की तलवारें होना कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए उसने सब जानने के लिए महागुरु से पूछा, महागुरु आखिर ऐसी कौन सी बात है जो किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, और आखिर राजकुमारी के पास जल तत्व की तलवारें होने का अर्थ क्या है। उसकी बात सुनकर अजय, विजय, अभय, रिद्धि और आरोही भी महागुरु की तरफ देखने लगे, क्योंकि उन्हें भी यही बात जाननी थी। तो महागुरु ने उन सबको बताते हुए कहा, राजकुमार रुद्र आपने कई साल पहले हुई भविष्यवाणी के बारे में क्या नहीं सुना। भविष्यवाणी का नाम सुन रुद्र को याद आया, बचपन में एक बार उसके पिताजी ने बताया था कि कुछ सालों पहले एक भविष्यवाणी हुई थी जो समुद्र की रानी के मारने के बाद समुद्र की अगली बनने वाली महारानी के लिए थी। ये याद आते ही उसने अपनी नजरें घुमाकर प्रतिभा की तरफ देखा, जो इस समय अपनी गोद में बैठे सिम्बा के बालों को सहला रही थी। लेकिन अभी भी आरोही, रिद्धि और अजय को समझ नहीं आया, तो रिद्धि ने अपने पास में ही खड़े विजय से पूछा, महागुरु कौन सी भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं और इसका प्रतिभा से क्या लेना देना। भविष्यवाणी वाली बात सिर्फ कुछ राजपरिवारों को ही पता थी, इसलिए रिद्धि और आरोही को समझ नहीं आया कि कौन सी भविष्यवाणी। विजय तो रुद्र के साथ रहा हमेशा से, इसलिए उसे पता था। कोष्टक रिद्धि के पूछने पर विजय ने बताया, कई साल पहले समुद्र की रानी की एक युद्ध में मृत्यु के बाद एक भविष्यवाणी हुई थी कि भविष्य में जिस लड़की के पास जल तत्व की तलवार होंगी वो भविष्य में समुद्र की अगली महारानी बनेगी। ये जानने के बाद उन दोनों की आंखें बड़ी हो गई, वो हैरानी से प्रतिभा को देखने लगे। तभी अभय ने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सच है, मुझे लगता था कि वो भविष्यवाणी सिर्फ एक कहानी है, पर ये तो वो सच होती दिख रही है। जब सबके घाव का इलाज हो गया तब महागुरु ने सबको जाकर आराम करने के लिए कहा, तो वो लोग विद्यार्थी आवास की तरफ जाने लगे। आज के लिए रुद्र, अभय और विजय का भी रुकने का इंतजाम विद्यार्थी निवास में ही करा गया था। वो लोग विद्यार्थी आवास की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में रुद्र और प्रतिभा साथ साथ चल रहे थे। तभी रुद्र ने शांत स्वर में उससे पूछा, राजकुमारी क्या आपको जल तत्व की तलवारों के बारे में सब पता था। तो प्रतिभा ने भी बिल्कुल उसी की तरह शांत स्वर में कहा, हमें पहले नहीं पता था, हमें खुद ये सब यहाँ गुरुकुल में आकर पता चला। पर हम नहीं जानते ये सब सच होगा या नहीं होगा, और आखिर क्यों ये सब हमारी जिंदगी से जुड़ा है हमें नहीं पता। रुद्र ने प्रतिभा की बातें सुनने के बाद कहा, हाँ लेकिन अब चाहे जो भी हो हम हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे भी, फिर चाहे आपकी किस्मत में कुछ भी लिखा हो। ये बोलते हुए रुद्र ने प्रतिभा का हाथ पकड़ लिया था, जिससे प्रतिभा का दिल अपने आप ही रुद्र के लिए ढेर सारे प्यार से भर गया, और एक छोटी सी प्यारी सी स्माइल उसके होठों पर आ गई और हल्की सी शर्म भी। वही अजय और आरोही तो ये देख सदमे में चले गए। वैसे रुद्र और प्रतिभा उन सब से थोड़ा आगे चल रहे थे, पर वो उन दोनों को देख सकते थे पर सुन नहीं, क्योंकि उन दोनों की आवाज शायद ही उनके कानों तक पहुंचे। वो दोनों बोल ही इतने आराम और शांति से रहे थे। अजय ने जब रुद्र को प्रतिभा का हाथ पकड़े देखा तो उसको तो जोर का झटका और जोरों से लगा था। वही आरोही को भी बहुत हैरानी हो रही थी। अजय ने अपने सदमे में ही पूछा, रुद्र भाई और राजकुमारी प्रतिभा एक साथ, और भाई तो किसी लड़की के करीब भी नहीं जाते और आज वो एक लड़की का हाथ पकड़े हैं। ये कैसे संभव है, कहीं मेरे सर पर तो कुछ नहीं लग गया था युद्ध के समय। अजय ने आखिरी लाइन इतनी तेज कही कि प्रतिभा और रुद्र ने भी सुन ली और दोनों रुककर उसे ही देखने लगे। रुद्र के कान बहुत तेज थे, उसने तुरंत अजय से अपनी आईब्रो उठाकर कहा, क्यों तुम्हें कोई दिक्कत है मेरे और राजकुमारी प्रतिभा के साथ होने से। तो अजय ने डरते हुए कहा, नहीं भाई, भला ऐसा कैसे हो सकता है, आपके किसी के साथ होने से मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। ये सुनकर रुद्र ने उसे घूरना बंद किया। तभी अनु ने पूछा, भाई क्यों तुमने राजकुमार रुद्र को भाई क्यों कहा। तो अजय ने कहा, हाँ तो वो मेरे भाई हैं तो मैं उन्हें भाई ही तो बोलूंगा। असल में राजकुमार अजय की माँ और रुद्र के पिताजी भाई बहन है, इसलिए अजय अभय और रुद्र को भाई ही बोलता है।
ये जानकर अब हैरान होने की बारी अनु की थी। अजय को तो यकीन नहीं हो रहा था, उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि प्रतिभा और रुद्र साथ में है। उसे ऐसे देख अभय ने कहा, तू ऐसे क्यों देख रहा है? राजकुमारी प्रतिभा को वो हमारी भाभी है, ये याद रखना। अगर कुछ और है तेरे दिल या दिमाग में तो उसे निकाल देना, वरना अगर भाईसा को पता चला तो फिर तेरा पता नहीं चलेगा। ये सुन अजय बोला, वो तो मुझे पता है, पर ये सब हुआ कैसे और कब? भी तो लड़कियों के नाम से भी नफरत करते थे, तो अब वो ये कैसे? तो विजय ने कहा, रुद्र और राजकुमारी प्रतिभा सिर्फ प्यार नहीं करते, उन दोनों की शादी भी तय हो चुकी है। अब तो ये जान आरोही और अजय की आंखें बड़ी हो गई। आरोही ने अपनी हैरानी में कहा, प्रतिभा तुमने इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपाई? अनु ने तुरंत बीच में कहा, हम सबसे तो नहीं। ये सुन आरोही ये समझ गई कि अनु को तो पता था, पर उसने जब रिद्धि की तरफ देखा तो वो भी शांत थी, मतलब कि सिर्फ उसे ही नहीं पता था। तो उसने नाराज होते हुए कहा, यानी सिर्फ मैं ही थी जिसे ये नहीं पता था? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था क्या जो तुमने मुझे ये नहीं बताया? प्रतिभा ने जब उसे नाराज होते देखा तो उसने कहा, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया और तुमने ही तो मुझसे कभी ये पूछा ही नहीं जो मैं तुम्हें बताती। प्रतिभा के इस जवाब की उम्मीद तो उसे नहीं थी, पर यह सुन अब उसके पास कुछ बोलने को रह ही नहीं गया। वही ये जल अजय का भी था। तभी उसने विजय को देखा जो कब से बार बार बस रिद्धि को निहार रहा था। तो अजय ने कहा, यानी विजय भाई आप भी रिद्धि के साथ? तो विजय ने एक बार रिद्धि को देखा, फिर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ अपना सर हाँ में हिला दिया। तो आरोही बोली, रिद्धि तुम भी? तो रिद्धि ने कहा, हाँ ये सच है, और मेरी शिक्षा पूर्ण होने के बाद हम शादी भी कर लेंगे। आरोही ने नौटंकी करते हुए कहा, मतलब मेरी दोनों दोस्त कुमारी नहीं है? एक मिनट। अनु की तरफ देखकर उसे घूरते हुए कही, तुम और राजकुमार अभय भी तो एक दूसरे से प्यार करते हो? ये सुन अनु उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगी। वही अभय के तो दिल में मानो सितार बजने लगा हो। उसका मन तो हो रहा था कि वो आरोही को बोले, तुम्हारे मुंह में ही शक्कर। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। अनु ने साफ साफ कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मेरे और राजकुमार अभय के बीच नहीं है। तो ये सुन आरोही ने एक गहरी सांस लेकर कहा, चलो कम से कम अभी तक तुम तो हो मेरे साथ देने वाली। तो अनु ने हाँ में सर हिला दिया। अब वो लोग बातें करते करते अपने आवास तक पहुंच गए थे। तो प्रतिभा, अनु, रिद्धि और आरोही लड़कियों के आवास की तरफ चले गए और बाकी वो चारों अपने आवास पर। एक अनजान जगह पर एक काले रंग का महल, जिसके चारों तरफ खतरनाक दिखने वाले सैनिक पहरा दे रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर दिल, इमोशन और रहम नाम की कोई चीज ही ना हो। उस महल को देखकर ही कोई भी डरने लगे। उसके चारों तरफ बुरी शक्तियों की आभा थी जो किसी को भी डरने पे मजबूर कर दे। महल के अंदर वहां के बड़े से सिंहासन पर बैठी एक औरत, जिसने अपने आप को काले रंग के लवादे से ढक रखा था, जिससे उसका चेहरा भी ढका था। उसने खड़े होकर कहा, मैंने तुमसे शक्तियों को लाने के लिए कहा था, ना कि पंचतत्व गुरुकुल पर हमला करने के लिए। पंचतत्व गुरुकुल की शक्तियों को लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये है काली शक्तियों की रानी, यानी कि समुद्र की रानी की बहन हेला, जिसके अंदर कूट कूट के बुराइयां भरी है। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, अपने दुश्मनी को खत्म करके अपना बदला लेकर इस दुनिया पर राज करना। तो उसके सामने अपने घुटनों पर बैठे आदमी, ये वो ही आदमी है जिससे रुद्र की लड़ाई हुई थी, ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए महारानी, हम द्वार के अंदर पहुंच जाते अगर वो लड़की बीच में ना आए होती। उसने अपनी वायु शक्तियों से लगभग अकेले ही हमारी सबसे शक्तिशाली सेना की टुकड़ी को सिर्फ रोका ही नहीं बल्कि सबको मार दिया। ये सुन वो औरत यानी हेला कुछ सोचने लगी, फिर उसने कहा, एक लड़की ने तुम्हारी सबसे शक्तिशाली सेना की टुकड़ी को अकेले ही मार दिया, ये तो दिलचस्प है। तभी उस जमीन पे बैठे आदमी ने कहा, मैंने उसे भी पकड़ लिया था महारानी, पर पता नहीं कहां से विजयगा का राजकुमार वो रुद्र बीच में आ गया और उसने अपनी अग्नि शक्तियों और ड्रैगन के साथ हमारी सेना को हरा दिया। ये सुनते ही उस औरत यानी हेला ने बहुत ही गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, फिर से ये अग्नि तत्व बीच में आ गया, पहले उसके दादा ने मेरे हमले को रोका और मेरे साथ ये सब किया। इतना बोलते हुए उसने अपना काले रंग का लबादा उतार दिया, जिससे उसका चेहरा जो आधे से भी ज्यादा जला हुआ था वो दिखने लगा। वो इतनी खतरनाक दिख रही थी कि वहां खड़ी दासियों ने डर के अपनी आंखें बंद कर ली। असल में जब काली शक्तियों की रानी यानी कि हेला ने जब हमला किया था तो रुद्र के दादाजी ने उसे रोका था, और इसी युद्ध में रुद्र के दादाजी के एक खतरनाक हमले में हेला का चेहरा जल गया था। तब से हेला की विजयगा के राजपरिवार से बहुत बड़ी दुश्मनी हो गई थी। कोष्टक हेला ने फिर कहा, एक बार मुझे वो भविष्यवाणी वाली लड़की मिल जाए ताकि मैं उससे वो जल तत्व की तलवारें ले सकूं, फिर विजयगढ़ और उसके राजकुमार से अपना बदला अच्छे से लूंगी। अब उसके दादा तो रहे नहीं तो हिसाब अब पोते को चुकाना होगा।
और फिर जब मेरे पास अग्नि और जल तत्व की शक्तियां होगी तो इस दुनिया पर मेरा राज होगा। ये बोलकर हिला जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी से 10 दासियां तो छोड़ो, वो बाहर घूम रहे जीव भी डर गए। फिर हिला ने उस आदमी से कहा, आगे तुम्हें माफी चाहिए तो मुझे शक्तियां लेकर दो, तब तुम्हें माफी मिलेगी, वरना मरने के लिए तैयार रहना। उसकी बात सुनकर वो आदमी खड़ा हुआ और अपना सर झुकाकर बोला, जी महारानी, मैं जरूर ऐसा करूंगा। फिर जब वो जाने लगी तो वो सब महारानी हिला की बुराई कायम रहे के नारे लगाने लगे। पंचतत्व गुरुकुल में प्रतिभा जब अपने कमरे में पहुंची तो उसने सबसे पहले दरवाजा बंद किया और जाकर अपनी आंखें बंद कर अपने बिस्तर पर बैठ गई और अपना सर दीवार से टिका लिया। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके अलावा भी कोई और भी इस कमरे में उसके ही बिस्तर पर उसके ही पास बैठा है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया क्योंकि वो इस एहसास को अच्छे से जानती थी। प्रतिभा ने वैसे ही अपनी आंखें बंद किया, उस इंसान के सीने पर अपना सर रखिया और अपने हाथ से उसके चारों तरफ पकड़ बना ली। प्रतिभा की यूं हरकत देख रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आए। उसने प्रतिभा के बालों को सहलाते हुए कहा, आपको इतना क्यों भरोसा है कि ये हम ही हैं? अगर कोई और हो तो तब आप क्या करेगी? तो प्रतिभा ने हल्का सा अपना सर उठाकर रुद्र के चेहरे को देखकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमारा ये दिल आपको पहचानने में गलती नहीं कर सकता, और जहां तक रही बात किसी और की तो वो पहले हमारे कमरे में आकर तो दिखाए, अगर वो जिंदा बचे तो कहना। ये सुन रुद्र ने उसकी आंखों में देखते हुए ही उसकी कमर पकड़कर एक झटके से उसे बिस्तर पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आकर अपने एक हाथ की उंगलियों को उसकी हाथों की उंगलियों से फंसा लिया। रुद्र का चेहरा इस समय प्रतिभा के चेहरे के एकदम करीब था, दोनों की सांसें एक दूसरे की खुशबू में घुल रही थी। प्रतिभा को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि रुद्र ने ये सब एक झटके से किया कि वो उससे समझ ना पाए, लेकिन अब जब उसे समझ आया तो उसकी सांस उसके गले में अटक गई और वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। वही रुद्र को तो प्रतिभा इस टाइम और ज्यादा क्यूट लग रही थी। रुद्र ने धीरे से उसके कान में कहा, अगर आप ऐसे हमें दिखेंगी तो फिर हम खुद को रोक नहीं पाएंगे। ये बोलते उसने प्रतिभा के कान पर हल्का सा किस किया। उसकी बातों से प्रतिभा को वैसे ही शर्मा रही, फिर रुद्र के किस करने से उसकी पूरी बॉडी एकदम से सिहर उठी। किस करते हुए रुद्र अब उसकी गर्दन तक पहुंच गया था। फिर उसने एक बार नजर उठाकर प्रतिभा को देखा तो उसका चेहरा हल्का लाल हो चुका था। ये रुद्र ने आगे बढ़ उसके होठों को अपने होठी से कैद कर लिया। जब प्रतिभा से नहीं रहा गया तो उसने भी अपने हाथ को उसके सर पर रखा और उसका साथ देने लगी। कुछ देर के बाद रुद्र ने उसे अपने शिकंजे से छोड़ दिया। फिर पलट के उसका सर अपने सीने पर रखा के उसके बालों को सहलाने लगा, जो प्रतिभा को अच्छा लग रहा था। फिर दिन भर की थकान होने के कारण प्रतिभा जल्दी ही नींद के आगोश में चली गई। अगले दिन आज सभी अपने अपने घर एक साल बाद जा रहे थे। आज से अब 1 महीने तक वो अपने परिवार के साथ रह सकते थे। प्रतिभा भी अपने पिताजी से मिलना चाहती थी। 1 साल से उसने उन्हें नहीं देखा था, लेकिन राजमाता के कहने पर प्रतिभा और अनु को महल पहले जन्म था, इसलिए वो लोग रुद्र, विजय, अभय और रिद्धि के साथ विजयगढ़ के महल के लिए निकल गए। आरोही और अजय दोनों सूर्यनगर के थे, इसलिए वो दोनों साथ है सूर्यनगर चले गए थे। जब वो लोग महल पहुंचे तो प्रतिभा और अनु का स्वागत बड़े ही शान और सम्मान से हुआ। राजमाता यानी कि रुद्र की दादी साथ तो प्रतिभा को देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने अनु, रिद्धि और प्रतिभा को अपने पास बैठा लिया, फिर उनसे अपनी ढेर सारी बातें शुरू कर दी। शाम के समय रुद्र विजय के साथ महल से बाहर गया था। रिद्धि अपने पिताजी के घर पर थी, वही अनु महारानी के साथ थी। प्रतिभा महल में अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर अभय के कमरे पर पड़ी। उसका दरवाजा खुला हुआ था। उसने देखा तो कमरे में अंदर उसे कोई नहीं दिखा। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा तो वो कमरे के अंदर गई। उसने आवाज लगाई, अभय क्या तुम यहाँ हो? पर उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उससे लगा कि शायद अभय यहाँ नहीं है। उसे ही बस कुछ अजीब लग रहा था, तो वो वापस बाहर जाने लगी। तभी उसका ध्यान बालकनी पर पड़ा तो उसे महसूस हुआ कि वहां पर कोई है। इसलिए उसने सोचा कि शायद अभय हो, पर अगर अभय यहाँ है तो उसने कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? ये सोचकर उसने बालकनी में जाने का फैसला लिया और वो वहां चली गई। बालकनी में पहुंचकर उसने देखा कि अभय वहां एक पर बैठा हुआ किसी बहुत गहरी सोच में था और वो काफी उदास लग रहा था। ये देख प्रतिभा ने उसे आवाज दी पर उसने कुछ नहीं सुना और वहीं बैठा रहा। तो प्रतिभा ने उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हल्का सा हिलाया। तब जाके अभय अपने होश में आया। उसने अपना सर घुमाकर जब देखा कि ये प्रतिभा है तो उसने तुरंत अपना चेहरा आगे कर अपनी आंखों के आंसुओं को साफ कर लिया। फिर अपने आप को नॉर्मल दिखाते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, भाभी सा आप यहाँ?
लेकिन प्रतिभा की तेज नजरों से अभय के वो अंशु न चुप पाए और न ही उसका वो उदास चेहरा। प्रतिभा ने देखा कि अभय खड़ा होने लगा तो उसने उसके कंधे पर हाथ रखाकर उसे बैठने को बोला और फिर खुद उसके पास बैठ गई और बोली, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों थे? तो अभय ने तुरंत कहा, उदास नहीं भाभी सा, मैं उदास नहीं था, बस मैं कुछ सोच रहा था और कुछ नहीं। तो प्रतिभा ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, अच्छा तो अब तुम मुझसे झूठ बोलोगे और मुझसे बात को छुपाओगे? ये सुन अभय बोला, नहीं भाभी सा, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही है। तो प्रतिभा ने उसके अंदर झांकते हुए अपनी नर्म आवाज में कहा, हाँ तो मैं गलत समझ सकती हूँ, पर तुम्हारी आंखों के वो अंशु वो तो गलत नहीं बोलेंगे न। ये सुन अभय उसे हैरानी में देखने लगा। उसे समझ आ गया कि उसकी भाभी सा की नजरों से कुछ छुपाना आसान नहीं है। तो उसने अपना सर झुका लिया। ये देखकर प्रतिभा ने खड़े होकर कहा, ठीक है, अगर तुम्हें कुछ नहीं बताना तो मत बताओ, ये तुम्हारी मर्जी, मैं जबरदस्ती नहीं पूछूंगी। उसे जाता देख अभय ने तुरंत खड़े होकर कहा, नहीं नहीं भाभी सा, ऐसा नहीं है। तो प्रतिभा ने कहा, तो फिर कैसा है? देखो, अगर तुम मुझे बताओ तो शायद मैं तुम्हारी उसमें कोई मदद कर सकूं, और फिर दूसरों को बताने से मन हल्का होता है। फिर मैं तो तुम्हारी भाभी सा हूं, तो तुम मुझे तो बता ही सकते हो। पता है ना, भाभी और देवर का रिश्ता किसी दोस्त की तरह होता है, फिर मुझसे क्या छुपाना। प्रतिभा की बातें सुनकर अभय को थोड़ा अच्छा लगा। उसने पहले प्रतिभा को बैठने के लिए कहा, फिर खुद उसके पास बैठ गया। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं अनु के बारे में सोच रहा था। अनु का नाम सुनते ही प्रतिभा ने कहा, अनु के बारे में? क्यों, ऐसा का कर दिया उसने? तो अभय ने तुरंत कहा, यही तो भाभी सा कि उसने कुछ किया ही तो नहीं है। यह सुन प्रतिभा ने कंफ्यूज होते हुए कहा, मतलब? तो अभय ने कहा, मतलब ये कि आप तो जानती हैं न कि मैं अनु से कितना प्यार करता हूँ। तो प्रतिभा ने अपना सर हाँ में हिला दिया। ये देख अभय बोला, है न, मैं भी उसको यह समझना चाहता हूँ, पर वो समझती हूँ नहीं है। और उसकी बातों से तो मुझे ये लगाता है कि वो मुझे प्यार क्या, मुझे पसंद तक नहीं करती है। और आप तो जानती हैं मैं अनु से कितना प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अब उसकी बात को सुनकर प्रतिभा को समझ आ गया कि आखिर दिक्कत क्या है। उसने अभय को शांत कराकर कहा, देखा, अनु को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, और मैं ये दावे के साथ बोल सकती हूँ कि अनु भी तुम्हें बहुत पसंद करती है। बस वो ये बात मानने को तैयार नहीं है। ये सुन जो एक पल के लिए अभय के चेहरे पर खुशी आई थी वो वापस चली गई। उसने पूछा, पर वो मानेगी कैसे? तो प्रतिभा ने अभय को कुछ कहा तो वो सुनकर अभय ने अपनी आंखें बड़ी करके कहा, अगर ऐसा नहीं हुआ तब फिर मैं क्या करूंगा? प्रतिभा ने उसके सर पर हल्के से मार के कहा, जब मैं बोल रही हूं न तो ऐसा ही होगा, मुझे पता है कि उसके अंदर की बातों को बाहर कैसे निकालना है। तुम उतना करो जितना मैंने कहा है। तो अभय ने हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद प्रतिभा जब जाने लगी तो अभय ने कहा, भाभी सा शुक्रिया। तो प्रतिभा ने उसको घूरते हुए कहा, अब तुम मुझे शुक्रिया बोलोगे अपनी भाभी को? ये सुन अभय ने कहा, वो माफ करिएगा भाभी सा, आगे से नहीं बोलूंगा, पर अगर आपको कुछ भी चाहिए या कोई भी जरूरत हो तो मुझे भी एक बार बोल दीजिएगा। तो प्रतिभा ने हल्का मुस्कुराकर कहा, उसके लिए आपके भाई सा काफी है। इतना बोलकर वो अभय के कमरे से बाहर चली गई। अभय को जब समझ आया तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस बहुत खुशी हो रही थी कि उसके भाई को इतनी समझदार और प्यार करने वाली लड़की मिली है, जो सबको अच्छे से समझती है। अगले दिन प्रतिभा और अनु बाहर बगीचे में घूम रहे थे, तभी अनु की नजर अभय पर पड़ी तो अपने आप ही उसका चेहरा खिल उठा। लेकिन जब उसने अगले पल देख तो वहां पर एक लड़की भी थी, जिसे अभय काफी अच्छे से और हंसकर बात कर रहा था। ये देखकर तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। फिर अनु उन दोनों को देखने लगी, तभी उसने देखा कि अभय ने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और एक कदम और उसके पास आ गया। अनु को गुस्सा आने लगी कि अभय ऐसे कैसे किसी भूल लड़की से इस तरह बात कर सकता है, कैसे वो उसके इतने करीब जा सकता है। वही अनु के बनते बिगड़ते चेहरे को देख प्रतिभा को हंसी आ रही थी। ये देखकर अनु ने प्रतिभा से कहा, क्या हुआ, तू हंस क्यों रही है? तो प्रतिभा ने कहा, मैं क्यों हंस रही हूँ ये छोड़, तू ये बता कि तू क्यों गुस्सा हो रही है। ये सुन अनु ने कहा, हाँ तो तू ही देखना कि कैसे अभय उस लड़की से हंस हंस कर चिपक के बात कर रहा है। ये सुन प्रतिभा के फेस पर मुस्कान आ गई, पर उसने अपनी मुस्कान को बिना अनु की नजरों में आए तुरंत छुपा ली। फिर उसने अनु से पूछा, तो तुझे क्यों दिक्कत हो रही है? तू अभय से प्यार थोड़ी ना करती है जो तुझे इतना बुरा लग रहा है।
प्रतिभा की बात सुन अनु कुछ सोचना लगी, तभी अनु ने देखा कि उस लड़की ने भी अपना दूसरा हाथ अभय के हाथ पर रख दिया। बस फिर का था, अनु से ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसके अलावा कोई और लड़की अभय के इतने पास जा भी कैसे सकती है। अनु गुस्से में उन दोनों के पास गई और वहां जाकर उसने सबसे पहले उस लड़की का हाथ अभय के हाथों से हटाया। फिर अभय को घूरते हुए कहा, क्या आप जरा देर मेरे साथ चलेंगे, हमें बहुत जरूरी काम है आपसे। इतना बोलकर वो बिना एक पल भी उसकी बात सुने उसे ले जाने लगी। तभी वो लड़की कुछ बोलने को हुई तो अनु ने उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से ऐसे देख जैसे अगर उसने कुछ भी कहा तो वो बचने वाली नहीं। अब भला उस मासूम सी उस लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ कि वो हमारी खतरनाक अनु से पंगा ले पाए, इसलिए उसने अनु की नजरें देख के वो अपना मुंह बंद कर लिया। जब अनु ने देखा कि उसने कुछ नहीं कहा तो वो वापस अभय का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ में खींच कर ले गई। जाते जाते अभय ने एक बार अपने उस हाथ को देखा जिसे अनु ने पकड़ रखा था तो उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ गई। फिर जाते जाते उसने एक बार प्रतिभा को देखा तो उसने अपनी आंखों से उसे अनु पर ध्यान देने के लिए कहा। फिर वो हल्का सा हंस कर वहां से चली गई। अनु अभय को खींचते हुए पीछे वाले बगीचे में ले आई क्योंकि इस समय वहां कोई नहीं होता। अनु रुककर अभय की तरफ पलटी और अपने दोनों हाथ बांधकर उसे घूरने लगी। ये देख अभय ने पूछा, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए और कौन सा जरूरी काम है। तो अनु ने कहा, पहले तुम ये बताओ कि वो लड़की कौन थी और तुम उससे इतना हंसकर उसका हाथ पकड़कर क्यों बात कर रहे थे। ये सुन अभय ने सीरियस फेस बनाकर कहा, क्यों, तुम्हें क्यों जलन है, कोई भी लड़की हो वो। तो अनु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्यों, क्या मैं नहीं जान सकती। तो इस पर अभय ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, आखिर क्यों जानना है तुम्हें, कौन से हक से जानना है तुम्हें। थोड़ा रूड होते हुए, और फिर मैं किसी भी लड़की से बात करूं, चाहे हंसकर करूं या उसका हाथ पकड़कर करूं, तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है। कौन सा तुम मुझे प्यार करती हो जो इन सब से तुम्हें फर्क पड़े। अभय की ऐसी बात सुनकर अनु की आंखों में आंसू आ गई क्योंकि आज तक अभय ने उससे हमेशा अच्छे से बात की और आज वो इतना रुडली बात कर रहा है। तो अनु की आंखों से आंसू बह गए। उसे यूं रोता देख अभय को लगा कहीं उसने कुछ ज्यादा ही तो नहीं बोल दिया, कहीं बात बनने की जगह और बिगड़ न जाए। अनु ने अपनी आंसुओं से भरी आंखों से उसकी तरफ देख के एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ सही कहा तुमने, आखिर मुझे कौन सा हक है ये जानने का। लेकिन फर्क पड़ता है मुझे नहीं पसंद तुम मेरे अलावा किसी दूसरी लड़की के पास भी जाओ। मुझे नहीं अच्छा लगा कि तुम मेरे अलावा किसी और लड़की से ऐसे हंस के बात करो। अभय ने एक कदम आगे उसके और करीब आकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और तुम्हें क्यों नहीं पसंद ये, आखिर क्यों फर्क पड़ता है तुम्हें। अब जब अनु से नहीं रहा गया तो उसने उसके कॉलर को पकड़कर उस अपने चेहरे के करीब खींचकर उसकी आंखों में अपनी आंसुओं भरी से देखते हुए कहा, क्योंकि प्यार करती हूं मैं तुमसे। कब हुआ, कैसे हुआ ये तो नहीं पता, पर है भी हो गया तुमसे। इतना बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आंसू अब उसके गालों से बहते हुए उसके गले तक आ गए थे। ये सुनकर अभय के दिल को अब जाके सुकून मिला। उसने तो अनु की आंखों से आंसू बह गए। उसे यूं रोता देख अभय को लगा कहीं उसने कुछ ज्यादा ही तो नहीं बोल दिया, कहीं बात बनने की जगह और बिगड़ न जाए। अनु ने अपनी आंसुओं से भरी आंखों से उसकी तरफ देख के एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ सही कहा तुमने, आखिर मुझे कौन सा हक है ये जानने का। लेकिन फर्क पड़ता है मुझे नहीं पसंद तुम मेरे अलावा किसी दूसरी लड़की के पास भी जाओ। मुझे नहीं अच्छा लगा कि तुम मेरे अलावा किसी और लड़की से ऐसे हंस के बात करो। अभय ने एक कदम आगे उसके और करीब आकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और तुम्हें क्यों नहीं पसंद ये, आखिर क्यों फर्क पड़ता है तुम्हें। अब जब अनु से नहीं रहा गया तो उसने उसके कॉलर को पकड़कर उस अपने चेहरे के करीब खींचकर उसकी आंखों में अपनी आंसुओं भरी से देखते हुए कहा, क्योंकि प्यार करती हूं मैं तुमसे। कब हुआ, कैसे हुआ ये तो नहीं पता, बस हो गया तुमसे। इतना बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आंसू अब उसके गालों से बहते हुए उसके गले तक आ गए थे। ये सुनकर अभय के दिल को अब जाके सुकून मिला। उसने एक हाथ से अनु की कमर को पकड़ के अपने करीब खींच लिया, जिससे अनु के हाथ उसके सीने पर आ गए। अभय ने अपने दूसरे हाथ से उसकी उन प्यारी आंखों, उन आए हुए अंशुओं को साफ किया। फिर उसको देखते हुए कहा, अगर ये सब पहले ही बोल दिया होता तो क्यों इन कीमती अंशुओं को बहने की जरूरत नहीं होती। ये सुन अनु अभय को कंफ्यूज हो जा देने लगी तो अभय ने उसके हाथों को थामते हुए कहा, मोहब्बत तो हम आपसे जब पहले दिन देखा तभी हो गई थी। हमने तो तुम्हें बताने की कोशिश की लेकिन तुमने ही कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। ये जानकर तो अनु हैरान हो गई कि अभय उससे पहले दिन से प्यार करता था।
तभी अभय ने उसे ये भी बताया कि कैसे उसने उस अपनी दिल की बात बोली थी पर वही थी जो बिना सुने सो गई थी। अब ये सब जानकर अनु को लगा कि सच में वो कैसे अभय के प्यार को इतने समय नहीं समझी। तभी अभय ने अचानक से अनु की कमर को पकड़ के आने करीब लाकर उस बालों को सही करते हुए बेहद ही गहरी आवाज में कहा, पर कोई बात नहीं, हम वो सब अब कर लेंगे। अभय की बात का मतलब समझ आते ही अनु का चेहरा हर लाल पड़ गया। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उस देखने लगी। तो अभय ने कहा, अब इतने प्यार से अगर तुम मुझे देखोगी तो बताओ भला मैं कैसे खुद तुम्हारे करीब आने से रोकूंगा। अब तो अनु के गाल और लाल हो गए थे, जिसे देख अभय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने धीरे से झुककर, बड़े ही आराम से झुककर उसके होठों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके लिए अनु बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो तो एकदम से हैरान हो गई, लेकिन फिर उसने भी अभय का साथ देना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब वो दोनों अलग हुए तो अनु जोर जोर से सांसें लेने लगी। अब अनु को बहुत शर्म आ रही थी, तो अभी अभय ने भी उस ज्यादा परेशान नहीं किया, क्योंकि उस पता था अगर उसने अभी उस चिढ़ाया तो अनु उसे छोड़ने वाली नहीं। फिर वो दोनों वहां से महल में वापस चले गए। प्रतिभा अपने कमरे में थी, तभी वहां पर अनु आए और उसने कहा, प्रतिभा हम लोग का शिवगढ़ के लिए निकल रहे हैं ना। तो प्रतिभा ने कहा, हाँ हम लोग कल शिवगढ़ के लिए निकल जाएंगे। इतने समय से पिताजी से नहीं मिली और न ही उनसे किसी भी तरह से बात हो पाए, पता नहीं कैसे होंगे वो। ये सुनकर अनु ने उसके पास बैठते हुए कहा, तू चिंता मत कर, वो ठीक होंगे और फिर कल तो हम जा ही रहे हैं तो तू खुद उनसे मिलेगी ही, तब सब पूछ लेना कि क्यों उन्होंने तुझसे कोई भी संपर्क नहीं किया। अनु की बात सुनकर प्रतिभा ने हाँ में अपना सर हिला दिया। तभी उसकी नजर अनु के चेहरे पर पड़ी तो उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, लगत है मेरे देवर जी ने तुझे कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया। लेकिन प्रतिभा की बात सुन अनु को समझ नहीं आया कि वो कब बोल रही है, तो उसने कंफ्यूज होते हुए पूछा, तेरे देवर जी ने परेशान किया मतलब? तो प्रतिभा ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, देवर जी यानी कि वो जिनसे आप अभी अभी मिलकर आ रही है, और उन्होंने तुझे कितना परेशान किया है ये तेरे ये लाल और हल्के फुले हुए होंठ साफ साफ बता रहे हैं। ये सुन अनु की आंखें बड़ी हो गई। उसने अपने होठों को छू कर देखा तो सच में वो हल्के से फूल चुके थे, जिससे उसे कुछ देर पहले अपने और अभय की हुए किस याद आ गई और वो याद करते ही उसे फिर से शर्माने लगी। अनु को ऐसे शर्माता देख प्रतिभा को हंसी आ गई, लेकिन फिर उसने उसे छेड़ते हुए कहा, हाय तुझे शर्माना भी आता है, मुझे आज पता चला। सच्ची मेरी दोस्त यू अपने उनको सिर्फ याद करके यूं शर्माते हुए कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नजर न लगे। इतना बोल के वो हंसने लगी। वही अनु ने झूठा गुस्सा करते हुए कहा, अब अगर तूने कुछ भी कहा तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। उसे यूं चिढ़ता देख प्रतिभा ने हंसते हुए कहा, अब पता चला कि मुझे कैसा लगा था जब तू मुझे इसी तरह चिढ़ाती थी, रुद्र का नाम लेकर। ये सुन अनु ने उसे घूरते हुए कहा, इसका मतलब तू मुझसे बदला ले रही है? तो प्रतिभा ने भी मुस्करा दिया। तभी अनु के दिमाग में कुछ आया तो उसने प्रतिभा से पूछा, तुझे ये सब पहले से पता था न कि अभय मुझसे प्यार करता है? अनु का सवाल सुन प्रतिभा ने उसे देख फिर कहा, हाँ मुझे पता था, पर मैं ये चाहती थी कि तुम दोनों खुद एक दूसरे के प्यार को समझो, इसलिए मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा। तो अनु ने फिर उसे कुछ देर बात की, फिर वो अपने कमरे में चली गई। रात के समय राज परिवार के सभी लोग सिवाय महाराज के प्रतिभा, अनु और रिद्धि सब एक साथ बैठे थे, क्योंकि का प्रतिभा और अनु अपने राज्य चली जाएगी, इसलिए वो लोग उनके साथ कुछ समय बिताना चाहते थे। तभी वहां पर एक लड़की आती है। ये वो ही लड़की है जिसे उस समय अभय बात कर रहा था और अनु को गुस्सा आ गया था। उस लड़की को देख अनु की आंखें छोटी हो गई। उसने एक तीखी नजर से अभय को देखा तो अभय जो उस समय पानी पी रहा था तो उसे खांसी आ गई। उसे खांसता देख उसके पास बैठे विजय ने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, आराम से पानी पियो। तो अभय ने बस हाँ में सर हिला दिया। तभी दादीसा ने उस लड़की को सबको मिलवाते हुए कहा, हम बातों बातों में आपको इनसे मिलना तो भूल ही गए। उस लड़की का हाथ पकड़कर इनसे मिलिए, ये है राधिका, हमारे भतीजे की बेटी, रुद्र और अभय की बहन। ये जानते ही कि वो लड़की यानी कि राधिका अभय की बहन है, अनु की आंखों में हैरानी आ गई। उसने अभय की तरफ देख के इशारे में पूछा कि ये अगर तुम्हारी बहन है तो फिर उस समय वीका था। उसकी बात समझते ही अभय ने भी अपने दांत दिखा दिया, जिसका मतलब साफ था कि अभय ने ये सब सिर्फ अनु को जलाने के लिए किया था। ये समझ आते ही अनु ने उसे ऐसे घूर के देखा कि जैसे बोल रही हो, तुम्हें तो मैं बाद में बताती हूँ। वही राधिका फिर अनु और प्रतिभा के बीच में आकर बैठ गई। उसने अनु के कान में हल्के से कहा, भाभी सा माना मेरे भाई सुंदर है, पर अब आप सबके सामने तो ऐसे अभय भाई को मत देखिए।
ये सुनकर अनु ने राधिका को देखा तो वो हंस रही थी। वही प्रतिभा ने और रिद्धि जो उसकी दूसरी तरफ बैठी थी, उन दोनों ने भी राधिका की बात सुन ली थी। वो प्रतिभा तो बस हल्का सा मुस्कुराई पर रिद्धि को हंसी आ गई। ये देख के अनु ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, हाँ हाँ हंस लो, मुझे पता है तुम दोनों मेरे चिढ़ाने का बदला ले रहे हो। उसकी बात सुनकर वो तीनों शांत हो गई। फिर राधिका ने कहा, ऐसा नहीं है और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे दोनों भाइयों को इतनी अच्छी भाभियां मिली है। अरे मैं तो भूल गई, मेरे दोनों नहीं बल्कि तीनों भाइयों को है न रिद्धि भाभी सा। तो रिद्धि ने हल्का सा मुस्कुरा कर हाँ में सर हिला दिया। वो चारों थोड़ा अलग बैठी थी और वो धीरे भी बोल रही थी, इसलिए उनकी बातें बाकियों को नहीं सुनाई दी। कुछ देर के बाद वो सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। वही अभय भी जा ही रहा था कि किसी ने अचानक से उसका हाथ पकड़ के एक तरफ खींचा। अभय ने जब देखा तो ये अनु थी, तो उसने कुछ नहीं किया। अनु ने गुस्से में उसके कॉलर को पकड़ के हल्का नीचे खींचा। क्योंकि अभय की हाइट अनु से थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए उसने ऐसा किया। अनु ने कहा, तो तुमने जानबूझकर उस समय वो सब किया था ताकि तुम मुझे जला सको। अनु को गुस्से में ऐसा करता देख अभय ने बड़ा ही भोला चेहरा बनाकर कहा, तो मैं और क्या करता, तुम ही बताओ, तुम तो मान ही नहीं रही थी। पर मुझे क्या पता था मोहतरमा कि तुम तो बाद में सीधा हाथापाई पर उतर जाओगी। ये सुन अनु ने उसका कॉलर छोड़ दिया। फिर उसने पलट कर जाते हुए कहा, ठीक है अब हम जा रहे हैं। लेकिन वो जाती उससे पहले ही अभय ने तुरंत अपनी फुर्ती दिखाते हुए उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा, उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अनु ने गर्म के डर से उसकी गर्दन के चारों तरफ अपनी बाहें लपेट ली। पर उसने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो, अभी के अभी मुझे उतारो। लेकिन अभय ने उसकी एक न सुनी और उसे अपने साथ ले गया। अभय अनु को वहां से सीधा अपने कमरे में ले गया और ले जाकर उसे बिस्तर पर बैठ दिया। तो अनु ने कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, अगर किसी ने देख लिया तो मुझे अपने कमरे में जाने दो। इतना बोलकर वो उठ के जाने लगी तो अभय जो उसकी दूसरी तरफ बिस्तर पर आ चुका था, उसने उसका हाथ पकड़ के अपना तरफ खींच लिया। अनु को इसकी उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो अपने आप को संभाल नहीं पाए और सीधा अभय के ऊपर गिर गई। गिरने के कारण दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत करीब थे। अनु तो एक पल के लिए अभय की उन आंखों में की गई। वो उठ न पाए, इसलिए अभय ने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ लिया और फिर अपने दूसरे हाथ से उसको बाल जो गिरने के कारण आगे आ गए थे उन पीछे किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मोहतरमा अगर आप ऐसे ही हो हमारी आंखों में इतने प्यार से देखती रही तो फिर हम खुद को आपके करीब आने से कैसे रोकेंगे। ये सुन अनु अपनी सोच से बाहर आए हड़बड़ा कर उठने लगी तो वो अभय की उसकी कमर पर पकड़ के कारण उठ नहीं पाए। उसे ऐसा करता देख अभय ने मुस्करा के कहा, नकचरी तुम कितनी भी कोशिश कर लो अब पर कुछ नहीं हो सकता। अब आपने एक बार हमारा हाथ थमा है न, तो अब हम जिंदगी भर उसे नहीं छोड़ने वाले, फिर चाहे आप खुद ये क्यों न चाहे। ये बोलकर उसने अपनी पकड़ और कस ली। अनु ने जब ये सब सुना तो उसके दिल की धड़कनें अपने आप तेज हो गई। अनु ने पहले हल्का सा मुस्कुराया, फिर उसने हल्का सा साइड होकर अभय के सीने पर अपना सर रख लिया और उसने भी उसे पकड़ लिया। ये देख के अभय के फेस पर स्मिल आ गई। अनु के बालों को सहलाया, फिर उसके माथे पर किस की और उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में वो दोनों सुकून से एक दूसरे की बाहों में सो गए। वही प्रतिभा के कमरे में प्रतिभा खिड़की के पास बैठ के एक किताब को पढ़ रही थी। कुछ देर बाद उसने उस किताब को बंद किया और वो उठकर जाने के लिए जैसे ही मुड़ी तो अचानक किसी के सामने खड़े होने के कारण वो चौंक गई और उसके हाथ से किताब नीचे गिर गई। फिर प्रतिभा ने अपने सीने पर हाथ रख के कहा, आप यूं अचानक मेरे कमरे में आने की आदत का छोड़ेंगे, आपने एक पल के लिए मुझे डरा ही दिया था। तो रुद्र ने नीचे गिरी हुई किताब को उठाकर प्रतिभा जो देते हुए कहा, राजकुमारी अब तक तो आपको आदत पड़ जानी चाहिए उसकी तरफ हर झुककर, और अगर नहीं है तो डाल लीजिए, आगे आपके ही काम आएगी। तो प्रतिभा ने उसे हर धक्का देकर अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, इसका मतलब आप हमेशा ऐसा ही करेंगे। तो रुद्र ने हाँ में सर हिला दिया। तभी रुद्र की नजर प्रतिभा के कपड़ों पर पड़ी तो इस समय उसने सोने के हिसाब से बहुत ही हल्का लहंगा पहना था, पर उसका गला थोड़ा सा डीप था और प्रतिभा उस टाइम कमरे में अकेले थी तो उसने दुपट्टा भी उतार के रखा था। इसलिए प्रतिभा बात करते समय जब भी सन लेती तो उसका सीने के ऊपर नीचे होने के कारण रुद्र का ध्यान उस तरफ चला गया। वही प्रतिभा ने जब उसकी नजरों का पीछे किया तो उसे बहुत शर्म आने लगी। तो प्रतिभा ने तुरंत अपने बिस्तर के पास गई और उस किताब को अपने बिस्तर के पास रखी एक छोटी सी मेज पर उसे रख दिया। फिर वही उसके पास रखा अपना दुपट्टा उठाने के लिए उसने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, उससे पहले ही रुद्र ने प्रतिभा का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ मोहा।
रुद्र के ऐसा करने पर प्रतिभा अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी, जैसे कह रही हो ये आप क्या कर रहे हैं। रुद्र को भी समझ आ गया कि वो क्या कहना चाहती है, तो उसने प्रतिभा के चेहरे को अपने एक हाथ में लेते हुए दूसरे हाथ से उसे उसकी कमर से अपनी तरफ खींचकर बड़ी ही शिद्दत से उसकी उन झील से गहरी आंखों में देखते हुए कहा, आपको नहीं लगत आप हमारी है और आपको देखने का हक है हमारा, तो फिर हमसे ही ऐसे शर्माना तो गलत है ना। रुद्र की ये बात सुनकर और उसकी आंखों की तपिश देखकर उसने अपनी अपनी नजर नीचे कर ली, क्योंकि वो रुद्र की आंखों की वो तपिश सहन नहीं कर पा रही थी। ये देख रुद्र ने उसके चेहरे को हल्का सा ऊपर किया और उसके सर से अपना सर लगा कर कहा, माफ करना राजकुमारी, पर हम भी क्या करें, इंतजार ही नहीं होता हमसे, ये दिल है कि मानता ही नहीं है। हम तो भी आपको पूरी तरह से अपना बनाना चाहते हैं। तो प्रतिभा ने फिर वैसे ही उसकी उन आंखों में जिसमें इस समय एक आग सी जल रही थी जिसे समझना मुश्किल था, तो उसने उस आग की तपिश को समझते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हम तो कब के सिर्फ आपके ही है, हमारी रूह तो कब की आपकी हो गई थी, और जहां तक बात रही इस जिस्म की तो वो भी सिर्फ आपका ही है, बस हाँ थोड़ा इंतजार करना होगा पर बहुत जल्द वो भी खत्म होगा। उसके चेहरे को थोड़ा और करीब आकर बेहद ही हल्की पर एकदम गहरी आवाज में कहा, तब बना लीजिएगा हमें हर तरह से अपना। उसके इस तरह से बोलने से रुद्र ने जो इतनी देर से खुद को काबू कर रखा था वो सब्र का बंध टूट गया। उसने आगे बढ़कर उसके होठों को अपने कब्जे में कर लिया। आग तो दोनों तरफ लगी थी, इसलिए दोनों ही एक दूसरे में डूबना चाहते थे। लगभग 10 मिनट बाद जब प्रतिभा को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तब जाके रुद्र ने उसे छोड़ा। रुद्र के कब्जे से आजाद होते ही वो जोर जोर से सांसें लेने लगी। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही रुद्र ने उसे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया, खुद उसके ऊपर आ गया। दोनों ही भी एक दूसरे को देख रहे थे। प्रतिभा को लगा शायद आज वो न तो रुद्र को रोक पाएगी और न ही खुद को, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वही रुद्र ने जब ये देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने उसकी उन बंद आंखों को बेहद ही प्यार से बारी बारी चूमा, फिर खुद साइड में होकर उसको अपनी बाहों में भर के आंखें बंद कर ली। वही प्रतिभा ने जब ये महसूस किया तो उसने अपनी आंखें खोलकर रुद्र को देखा तो उसे समझ नहीं आया कि वो क्या चाहता है। अभी तो कुछ और था और अब एकदम शांत। प्रतिभा की नज़र खुद पर महसूस करके रुद्र ने अपनी आंखों बंद करे ही कहा, हमें पता है कि सही समय कब है और हम अपनी हद अच्छे से जानते हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये सुन प्रतिभा ने उसे घूर के देखा तो रुद्र ने वैसे ही कहा, अब हमें मत घूरिए, हमने कुछ गलत थोड़ी ही कहा है, हम सच में अगर आप चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रतिभा ने उसके सीने पर सर रखकर कहा, नहीं कोई जरूरत नहीं है, वो आप थे जिन्हें इंतजार नहीं हो रहा था। तो रुद्र ने कहा, अब सो जाइए आप, वरना हमारा मन बदल भी सकता है। तो ये सुन प्रतिभा ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। वही रुद्र ने मुस्कुरा के उसके बालों को हल्के से सहलाया। फिर कुछ देर में वो दोनों भी नींद के आगोश में चले गए। आधी रात को प्रतिभा रुद्र की बाहों में सो ही रही थी कि अचानक उसकी सांसें तेज होने लगी, उसका चेहरा पसीने से भर गया। उसने हल्का हल्का हिला शुरू कर दिया और उसकी पकड़ रुद्र पर कसने लगी। उसके ऐसा करने से रुद्र की नींद खुल गई। उसने जब प्रतिभा को ऐसे देखा तो तुरंत उठ के उसने उसका हाथ पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, राजकुमारी का हुआ है आपको। तभी उसने सुना कि वो कुछ बुदबुदा रही थी। उसने जब ध्यान से सुना तो प्रतिभा बोल रही थी, को कौन हो तुम, क्यों मुझे बुला रही हो, रुको रुको, मुझे मुझे यहाँ से जाने दो। ये सुन रुद्र को इतना तो समझ आ गया कि प्रतिभा जरूर किसी मायावी सपने में फंसी है, पर वो उसे बाहर कैसे निकले ये सोच रहा था, क्योंकि उसे पता था कि मायावी सपने में अधिक समय तक रहना बिल्कुल सही नहीं है। रुद्र ने उसे बहुत आवाज लगाई, भी प्रतिभा तो कुछ सुन ही नहीं पा रही थी। तभी सिम्बा वहां पर भागते हुए उनके बिस्तर पर आया। उसने जब प्रतिभा को फिर से ऐसे मायावी सपने में देख तो उसने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, राजकुमार, हमें मालकिन को इस मायावी सपने से बाहर निकालना होगा, वरना ये उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सिम्बा को ये पता था कि रुद्र के पास भी इसी शक्तियां हैं जिससे वो उसकी बात को आसानी से समझ सकता है, इसलिए उसने ये सब उससे कहा। सिम्बा की बात सुनने के बाद रुद्र ये सोचने लगा कि वो कैसे उसे उस मायावी सपने से बाहर निकले। रुद्र ने कुछ सोच फिर प्रतिभा की तरफ देख के कहा, हमें माफ करना राजकुमारी, हम ये करना तो नहीं चाहते, पर हमें मजबूरन आपको इस सपने से बाहर निकालने के लिए ये करना होगा। इतना बोलकर रुद्र ने अपनी आंख बंद की और अपने हाथ को आगे किया। जब उसने दोबारा आंख खोली तो वो लाल रंग की रोशनी के साथ चमकने लगी। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर प्रतिभा के माथे पर रखा तो प्रतिभा पहले तो शांत हुई, लेकिन फिर एक चीख के साथ आंखें खोल के उठ गई।
प्रतिभा उठकर जोर जोर से सांसें लेने लगी। उसने देखा तो सामने सिम्बा अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से उसे ही देख रहा था। फिर उसने अपना सर घुमा कर देखा तो वहां पर रुद्र था। उसको देखते ही प्रतिभा ने अपना सर उसके सीने से टिका दिया। तो रुद्र ने भी उसे अपनी दोनों बाहों में कसके पकड़ लिया। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद जब रुद्र ने देखा तो प्रतिभा सोच चुकी यही असल में सोई नहीं बल्कि बेहोश हो गई थी। तो रुद्र ने पहले उसे सही से बिस्तर पर लेटाया, फिर बोला इसलिए हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। रुद्र की शक्तियों के कारण प्रतिभा का माथा जहां पर उसने हाथ रखा था वहां पर उतनी जगह लाल पड़ गई थी। लेकिन अपने आप ही कुछ ही देर में वो ठीक होने लगा और कुछ पल बाद वो लाल निशान गायब हो गए। रुद्र को थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसकी शक्तियों का प्रभाव बहुत लंबा होता है और प्रतिभा पर इतनी जल्दी काम कर गया। तभी उसने देख कि प्रतिभा को होश आने लगा। वो धीरे धीरे ठीक हो गई और वो उठने की कोशिश करने लगी तो रुद्र ने उसकी मदद की। तो रुद्र ने पूछा राजकुमारी आप ठीक तो है ना? जब प्रतिभा ने देख तो इस समय रुद्र चेहरे पर उसके लिए भी चिंता ही थी। तो ये देख उसने रुद्र का हाथ पकड़ के कहा मैं ठीक हूँ, एकदम ठीक, आप चिंता मत कीजिए। और फिर आपने ही तो मुझे उस सपने से बाहर निकाला है। अब जाके रुद्र की बेचैनी थोड़ी कम हुई थी। तभी प्रतिभा ने अपना सर पकड़ के कहा ये मेरे सर में इतना दर्द क्यों कर रहा है? तब रुद्र ने उसे सब बताया कि उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया था उसे निकालने के लिए उस सपने से। तभी प्रतिभा ने सिम्बा को गोद में लेकर कहा तुम भी परेशान मत हो, मैं ठीक हूं समझे। तो सिम्बा ने अपनी मालकिन को ये बात देख आराम से वो अपने गल को उसके हाथों में रगड़ने लगा। ये उसका तरीका था प्यार दिखाने का। तभी रुद्र ने पूछा राजकुमारी आखिर आप अपने सपने में किसको बोल रही थी कि को तुम, मुझे जाने दो। रुद्र का सवाल सुन प्रतिभा ने एक गहरी सांस ली, फिर उसे सब बताया कि कैसे उसे ये सपने परेशान करते हैं और कैसे वो औरत हमेशा उसे बुलाती रहती है। सब जानने के बाद रुद्र ने उसका सर अपने सीने पर रखा और उसके बालों को बड़े प्यार से सहलाते हुए कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपके इन सपनों का राज भी आपको मिल जाएगा। अब आप परेशान मत हो और आराम करो। अगली सुबह आज प्रतिभा और अनु वापस शिवगढ़ जाने वाले थे, इसलिए सब लोग बाहर मुख्य द्वार पर थे। सबसे मिलने के बाद आखिर में जाते समय प्रतिभा ने एक बार रुद्र की तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा कर वो अपने रथ में जाके बैठ गई और अनु भी आ गई। फिर कुछ ही देर में उनका रथ निकल पड़ गया शिवगढ़ की ओर। प्रतिभा ने बाकी और किसी को आने के लिए खुद ही मना किया था कि वो सिर्फ अपने रथ से जाने वाली है और कि सैनिक उसकी रक्षा के लिए नहीं जाएगा उनके साथ, इसलिए वो लोग अकेले ही गाते थे। प्रतिभा और अनु आराम से बैठे हुए थे। तभी अनु ने एक सीटेड होते हुए कहा मैं बहुत खुश हूँ, पूरे 1 साल बाद हम सबसे मिलेंगे और दाई माँ वो पता नहीं कैसी होंगी, वो तो हमें देखकर खुश हो जाएगी ना, और फिर मुझे तो उनके हाथों की खीर खानी है। प्रतिभा को उसकी बात सुन हंसी आ गई। उसने कहा तू घूम फिर के खाने पर ही क्यों पहुंच जाती है? तो अनु ने बड़े आराम से कहा हाँ, तो जो मतलब की चीज है उस पर तो पहुंचना बनता है। इतना बोल उसने अपने दांत दिखा दिए। उन लोगों ने ऐसे ही अपना आधा रास्ता पार कर लिया था। अब हल्का हल्का अंधेरा भी होने लगा था। वो लोग एक थोड़े जंगल वाले रास्ते से गुजर रहे थे कि तभी अचानक उनका रथ रुक गया। ये देख अनु ने रथ चालक से पूछा कि यहाँ पर रथ क्यों रोक दिया? तो रथ चालक ने कहा वो मालकिन आगे रास्ते में इतना बड़ पेड़ है तो हम आगे कैसे जाएंगे? ये सुन प्रतिभा ने रथ से बाहर झांक के देखा तो सच में वहां पर एक पेड़ गिरा हुआ था और वो इतना बड़ा था कि भी निम्न स्तर की शक्तियों वाला व्यक्ति इसे नहीं हटा सकता था। ये देखकर तो प्रतिभा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अब उनके पास दूसरा रास्ता नहीं था, उन्हें जन तो उसी रास्ते से था। इसलिए उसने अनु से कहा अनु तू यही रुक, मैं जरा से देख के आती हूँ। तो अनु ने कहा तो मैं भी चलती हूँ, न दिक्कत का है। लेकिन प्रतिभा ने कहा दिक्कत ही तो बहुत है, तू बस अंदर रह, मैं आती हूँ देख के। इतना बोलकर प्रतिभा नीचे उतरी तो वो रथ चालक भी उसके साथ ही उतर गया। उन लोगों ने अपने आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था। तो प्रतिभा उस पेड़ को हटाने के लिए उसके पास गई, लेकिन वो अपनी शक्तियों से उसे हटाती उस पहले ही कहीं से एक तीर आया और आकर सीधा उस रथ चालक की गर्दन के आर पार हो गया। वो रथ चालक वही उसी पल मरकर जमीन पर गिर पड़ा। प्रतिभा को जैसा शक था यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, तभी अचानक से कुछ आदमी उन झाड़ियों में जो छुपे हुए थे वो बाहर आए और उन्होंने बाहर आकर अपनी अपनी तलवारें प्रतिभा की गर्दन के चारों तरफ रख दी। लेकिन हमारी प्रतिभा कहाँ डरने वाली थी। ये देखकर तो उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई, पर अगले ही पल उसका चेहरा भावहीन हो गया। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये अब कोई नहीं समझ सकता था।
उसने उन चारों आदमी जिन्होंने उसकी गर्दन पर तलवार रखी हुई थी उनसे धीमी पर पूरे शरीर को हिला देने वाली खतारक आवाज में कहा, तुम लोगों ने गलत इंसान से पंगा ले लिया। पहले तो वो सब सर उसकी आवाज सुनकर ही उनके तो पूरे शरीर में कपकपी दौड़ गई। लेकिन फिर एक बोला, ए लड़की, तेरी गर्दन पर हमारी तलवार है, समझी? अगर ज्यादा बकबक की ना तो इसे उड़ने में एक पल नहीं लगेगा, इसलिए चुपचाप जो भी तेरे पास सोना चांदी रुपए जेवर है वो सब हमें दे दे। उनकी ये बात सुनकर उसे ये समझ आ गया कि ये लोग लुटेरे हैं, उसके कोई दुश्मन नहीं, पर हाँ अब जरूर बन गए हैं। तभी प्रतिभा ने अपने हल्के से हाथ उठा ही थे उन लोगों की हरा खराब करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही पीछे से किसी ने अपनी शक्तियों से उन सब पर हमला किया, जिससे वो लोग प्रतिभा से दूर हाथ के गिर गए, लेकिन जो उनमें से तेज था वो बचा गया। प्रतिभा ने पीछे देखा तो जैसी उसे उम्मीद थी कि ये अनु ही थी। तो प्रतिभा ने हर गुस्सा करते हुए कहा, मैं तुझसे कहा था न रथ में रहना, बाहर मत आना। तो अनु ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, हाँ पर मैं तुझे इन लोगों से अकेले तो लड़ते नहीं देख सकती ना। ये सुन प्रतिभा ने अभी आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि अभी इन बातों का समय नहीं है, अभी तक पहले इन लोगों से निपटना है। जैसा कि उसे उम्मीद थी वो सरचार नहीं थे, अब जो बाकी चुप हुए थे वो सब बाहर आ गए मैदान में लड़ने के लिए। तो प्रतिभा और अनु भी तैयार हो गई। प्रतिभा और अनु का पूरा ध्यान उन लोगों पर था और वो लोग भी हमले के लिए तैयार थे। उन लोगों ने जैसे ही प्रतिभा और अनु पर हमला किया वैसे ही अनु और प्रतिभा ने भी तुरंत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। अब उन लोगों में युद्ध शुरू हो गया। उन लोगों के पास कोई शक्तियों की कमी नहीं है, उन लोगों के पास भी एक से एक हमले थे। प्रतिभा और अनु हमेशा की तरह साथ साथ लड़के इन लोगों को हरा रहे था। धीरे धीरे अब युद्ध ने भयानक मोड़ ले लिया था। प्रतिभा को चारों तरफ से 4-5 लोगों ने घेर लिया, तो प्रतिभा बिना डरे उनसे लड़ रही थी। तभी पता नहीं कहां से अचानक उसे लगा कि उसकी गर्दन पर कुछ छुआ है। जब उसने ध्यान से देख तो उनमें से ही किसी एक ने धोखे से उसकी गर्दन पर कुछ चुभा दिया। जब प्रतिभा ने देख तो वो किसी तरह का ड्रग था, लेकिन उस ड्रग के कारण थोड़ी ही देर में प्रतिभा को अपने शरीर में लाने लगा कि वो उसका हो ही न। उसे अचानक से अपना शरीर बहुत कमजोर लाने लगा है। अब वो अपनी शक्तियों को प्रयोग नहीं कर पा रही थी। उसकी ये हालत देख के उनमें से उनका लीडर बोला, वैसे मानना होगा कि तुम सच में शक्तिशाली हो, पर जब हम एक बार किसी को चुन लेते हैं तो उसे पूरी तरह से लूट के ही रहते हैं। वही अनु ने जब प्रतिभा की ये हालत देखी तो वो उसके पास जाने लगी, तो उसे भी पीछे से किसी ने कुछ उसकी गर्दन के पीछे से चुभा तो मैंने बोल दिया। इस समय न प्रतिभा कुछ कर सकती थी न ही अनु। उन दोनों को ऐसे देख उस लीडर ने कहा, पहले तो हम सिर्फ पैसा, लेकिन अब जब इस समय इतनी रात में जंगल के अंदर 2 खूबसूरत लड़कियों को छोड़कर जाना चाहेगा। और पहले तो एक ही थी, लेकिन हमारी किस्मत तो देखो कि एक की जगह 2-2 लड़कियां भेजी। अब वो लोग उन दोनों को अपनी हवस भरी नजरों से देख रहे थे। वही प्रतिभा भी अब परेशान होने लगी थी, अपने लिए तो इतनी नहीं पर अनु के लिए बहुत। वो लोग उन दोनों के पास आने लगे। अब ये देख के अनु को डर लगने लगा कि कुछ न कर दे। उसी समय अचानक से वह एक और शख्स आया जिसने अपने चेहरे को नकाब से ढक रखा था। उस नकाब वाले आदमी ने कहा, तुम लोग अकेली लड़कियों को मार रहे हो, वो भी ऐसे? ये तो गलत बात है, न किसी कमजोर के साथ ऐसा करना। चला अब एक बच्चे की तरह उन सभी बच्चों को आज़ाद कर दो, उन दोनों लड़कियों को। तो उनका लीडर बोला, अच्छा और अगर नहीं किया तो तब क्या करेगा? तू मरेगा या फिर हमें मरेगा? अब इस आदमी को समझ आ गया इनको बोलने से कुछ नहीं होगा, तो उसने अपनी तलवार निकाली जो कि वायु तत्व की तलवार थी। उसे देख पता नहीं पर प्रतिभा की आंखें चमक गई। फिर का था वहां पर फिर से एक युद्ध का हाल हो गया। लेकिन वो आदमी जिसने नकाब पहन था वो का नहीं था, उसने अकेले आधों को पलक झपकते ही हरा दिया या मार दिया था। कुछ ही देर में उसने उन सभी को हरा दिया और जो बचे वो अपनी जान बचाकर भाग गए। उसने फिर प्रतिभा और अनु को पहले आज़ाद किया, फिर एक दवा दोनों को दी, तो उन दोनों को अब पहले से ठीक महसूस हुआ। दोनों ने ही उस नकाब वाले आदमी को शुक्रिया कहा, तो वो बोला, अरे इसकी की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम दोनों मेरी छोटी बहन जैसी हो, मदद करना तो मेरा फर्ज था। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो अनु ने अपना नाम बताया। फिर प्रतिभा ने कहा, हमारा नाम प्रतिभा प्रताप सिंह है, हम शिवगढ़ की राजकुमारी है। ये सुनकर तो उस इंसान की आंखें बड़ी हो गई, वो ध्यान से उन्हें दिखाने लगा। फिर पहले तो उसने अपना नकाब उतर तो उसके पीछे एक बेहद सुंदर जो हल्का प्रतिभा की तरह था चेहरा निकला। प्रतिभा ने जब उसका चेहरा देखा तो उसे लगा कि ये चेहरा जाना पहचान है, पर कौन है ये नहीं पता।
प्रतिभा उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगी। तभी अनु ने कहा, हमन तो अपना नाम बता दिया, अब आप भी तो बताओ। तो उस आदमी ने प्रतिभा की तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, राज, राज नाम है हमारा। तभी प्रतिभा ने तुरंत बोला, सिर्फ राज नहीं, राज प्रताप सिंह है ना भैया। ये सुन अनु अपनी आंखें हैरानी में बड़ी करके राज को देखने लगी, तो वही राज ने प्रतिभा को हल्की हैरानी में देखा। तो प्रतिभा ने एक उदासी भरी मुस्कान के साथ कहा, आपको क्या लगा है अगर आप नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा या मैं आपको नहीं पहचान पाऊंगी? क्या आप अब इतने नाराज हो गए कि अपनी बहन को ये भी नहीं बता सकते कि आप हो कौन? वही राज ने जब प्रतिभा के मुंह से अपने लिया भैया सुना तो उसको एक अलग ही खुशी महसूस हुई, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जिस दिन उसने अपनी प्यारी सी बहन को याद न किया हो। और आज जब इतने समय बाद मिले तो किस हाल में, और अगर अभी वो नहीं आता तो वो लोग पता नहीं उसकी बहन के साथ क्या करते। ये सोचकर ही उसे उन लोगों पर बेहद गुस्सा आने लगी। तभी प्रतिभा ने कहा, भाई आप इतना कैसे गुस्सा हो गए कि अपनी बहन को उन लोगों के बीच यूं ही छोड़ के चले गए? एक बार भी नहीं सोच कि मैं कैसे रहूंगी आपके बिना, और माँ तो पहले ही चली गई थी पर आप भी चले गए, मेरा ख्याल भी नहीं आया आपको। ये सुनकर राज को बहुत बुरा लग रहा था कि सच में वो अपनी बहन को वहां छोड़ के चला गया था, पर उसे प्रतिभा की बातों से इतना समझ आ गया था कि वो उससे इस बात के लिए बहुत गुस्सा है। प्रतिभा को खुद नहीं पता था कि उसे इस समय खुद इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा था। शायद इसलिए क्योंकि वो अपनी इस जिंदगी को पूरी तरह अपना चुकी थी, सबको अपना मानने लगी थी, और शायद बचपन से ही अकेले रहने के कारण उसे जब ये रिश्ते मिले तो उसने इन सबको अपना बना लिया था। उसे बचपन से ही एक बड़ा भाई चाहिए था जो उसकी परवाह करे, जो उसे प्यार करे, जो उसकी गलतियों पर उसे डांटे, उसे समझाए और हमेशा उसके साथ खड़ा रहे। उसकी पिछली जिंदगी में तो ऐसा नहीं हो सका, पर जब इस जिंदगी में उसे वो रिश्ता मिल रहा था इसलिए शायद वो इतना ज्यादा भावुक हो गई थी। सच में एक भाई बहन का रिश्ता कितना अनमोल होता है, न भले ही कितना भी लड़ ले, कितना भी नाराज हो, पर तुम्हारे लिए हमेशा रहते हैं। और एक भाई वही तो ऐसे होता है जिस पर अपने पापा के अलावा एक लड़की सबसे ज्यादा भरोसा करती है। कोष्टक। तो राज प्रताप ने कहा, मैं तुझे छोड़ के नहीं जन चाहता था, पर उस समय मुझे खुद नहीं पता था मैं कहाँ जाऊंगा या कैसे रहूंगा, और मुझे इतना तो लगा था कि वो कम से कम तेरा ख्याल तो रखेगे ही। अब तक उन दोनों की ही आंखों में अंशु आ चुके थे। अब प्रतिभा से जब अपने भाव और नहीं संभाले गाते तो उसने आगे बढ़ के राज प्रताप की अपने गले लगा लिया, तो राज प्रताप ने भी प्रतिभा को कस के अपने गले लगा लिया। जब अनु को लगा कि अब माहौल कुछ ज्यादा ही सैद हो गया है तो उसने कहा, अरे ये क्या बात हुई, आप दोनों मुझे तो भूल ही गए, अरे मैं भी तो हूँ। तो प्रतिभा ने राज से अलग होकर अपने अंशुओं को साफ करते हुए कहा, नहीं मैं भला तुझे कैसे भूल सकती हूँ। पर राज अभी भी अनु को नहीं पहचान पाया था। तो अनु ने हल्का नाराज होते हुए कहा, भाई अब आप ये मत बोलना कि आपने मुझे पहचाना नहीं, आपको याद है ना आपकी एक नहीं दो बहनें हैं। ये सुन उसने पहले कुछ देर सोच तभी कुछ याद करते हुए कहा, अनुष्का। ये देख कि उसे वो यह है और अपना नाम सुन के अनु ने एक बड़ी सी मुस्कान को अपने चेहरे पर लाते हुए कहा, हाँ अनुष्का, और आप मुझे ऐसे कैसे भूल गए? तो राज ने कहा, मैं भूला नहीं था, भी तुझे पहचान नहीं पाया था, और वरना मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, हमेशा मुझे डर के जो भाग जाती थी, पहले मेरे सामने बोलती तक नहीं थी, और अब देखो इसे। तो अनु मुंह बनाकर बोली, हाँ तो जब हमेशा शकल पर 12 बजाए रहोगे तो मुझ जैसी मासूम बच्ची डरेगी नहीं क्या? मासूम सुनकर प्रतिभा ने उसे ऐसे देखा जैसे बोल रही हो, तू और मासूम कब से? राज ने भी उसे देखते हुए कहा, अच्छा मेरी शकल पर 12 बजे रहते थे तो अब कहाँ, अब तुम्हें डर नहीं लग रहा इस मासूम थोड़ा खींचते हुए बच्ची को? तो अनु ने कहा, वो कहे न भाई, अब वो मासूम बच्ची बड़ी हो गई है और वो किसी से नहीं डरती। ये सुन प्रतिभा ने अपनी आईब्रो उठाकर कहा, किसी से नहीं डरती? तो अनु ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, हाँ नहीं डरती, बिल्कुल नहीं डरती मैं। तभी प्रतिभा ने अचानक बोल, अनु तेरे पीछे कीड़ा भी। इतना सुन अनु की सब बहादुरी गई तेल लेने, उसने तुरंत अपनी जगह से हट के राज और प्रतिभा के पीछे आते हुए कहा, कहाँ है, किधर है, जल्दी भगाओ उसे। उसको इसे डरता देख प्रतिभा और राज दोनों हंसने लगे। उन दोनों को हंसता देख अनु को जब समझ आया तो उसने गुस्से में प्रतिभा से कहा, तूने ये जाबूझ के बोला ना? तो प्रतिभा ने कहा, जी है कि शक आपको इसमें? तभी राज ने कहा, तुम दोनों अपना ये गड़ा बाद में करना, अभी बहुत देर हो चुकी है और इस जंगल में रात के समय ऐसे रही ठीक नहीं है। अभी पहले हमें कहीं रुकने का इंतजाम करना होगा। अनु और प्रतिभा भी उसकी बात मान गए। कुछ ही देर में उन लोगों ने एक सुरक्षित जगह पर रहने का इंतजाम किया और कुछ लकड़ियों से आग जलाई।
और राज प्रताप ने फिर खुद उन दोनों के लिए खाना बनाया और दोनों को खिलाया भी। तो प्रतिभा को ऐसा लगा कि उसे बिल्कुल उसकी माँ खिला रही हो, क्योंकि अब उसके भाई उसे उसके भाई और माँ दोनों का प्यार दे रहा थे। इन्हीं सब में अनु ने राज के जाने के बाद जो कुछ भी निर्मला देवी ने जो भी किया था प्रतिभा के साथ वो सब बता दिया, फिर बाद में प्रतिभा ने जो किया वो भी। ये सब कुछ जानने के बाद राज को खुद पर गुस्सा आने लगी कि उसने अपनी बहन को अकेले छोड़ दिया तो उन लोगों ने उसके साथ क्या क्या किया। उसे ऐसा करता देख प्रतिभा ने उसे समझाया कि इन सब में उसकी गलती नहीं है, ये सब तो निर्मला देवी का किया धरा था, और फिर अब उसे महाराज ने सजा भी दे दी है। फिर राज ने पूछा, ये बताओ कि तुम लोग कहाँ से आ रहे थे? तो अनु ने बोला, हम लोग विजयगढ़ से आ रहे थे और शिवगढ़ के लिए जा रहे थे। विजयगढ़ का नाम सुन राज ने जब पूछा कि विजयगढ़ से क्यों, तो प्रतिभा ने उसे बताया कि हम विजयगढ़ के पंचतत्व गुरुकुल आम शिक्षा पूर्ण कर रहे हैं। प्रतिभा ने अभी अपनी शादी और रुद्र के बारे में नाजी बताया, क्योंकि पता नहीं अभी वो कैसे करते। वो ये बात आराम से अपने भाई को बताना चाहती थी। जब राज को पता चला कि उसकी दोनों बहनें पंचतत्व गुरुकुल में पढ़ रही है और प्रतिभा ने पूरी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, सच में राज को बहुत खुशी और अपनी बहन पर बहुत गर्व महसूस हुआ। तभी कुछ सोच के प्रतिभा ने पूछा, भैया एक बात बताइए, आपने महल छोड़ने के बाद का किया और कहाँ रहे आप? तो राज ने जवाब दिया, वो कुछ दिन भटकने के बाद में एक परिवार से मिल था। वो लोग बहुत एक थे, उन्होंने मुझे अपने यहाँ रहने दिया और फिर मैं भी अपनी शिक्षा पूर्ण की और अब तो हम मुसाफिर हैं, बस कोई ना कोई मकसद ढूंढते हैं। तो प्रतिभा ने कहा, का आप हमारे साथ शिवगढ़ चलेंगे? आपको नहीं पता, पर जब पिताजी को आपके बारे में पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगे। ये सुन राज ने हल्के गुस्से में कहा, मैं वहां दोबारा उनसे मिलने नहीं जाना चाहता। ये सुन अनु और प्रतिभा दोनों ने उसे बहुत समझाया और सब बताया कि महाराज वीर प्रताप को कितना अफसोस है, और ये सब निर्मला देवी के कारण ही हुआ था। उन दोनों के इतना बोलने पर अंत में हारकर राज उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उसने ये शर्त रखी कि अभी वो किसी को नहीं बोलेंगे कि मैं राजकुमार राज प्रताप है। तो प्रतिभा और अनु ने भी ये शर्त मान ली। कुछ देर और बात करने के बाद वो लोग सो गए। अगली सुबह वो लोग उठे और तीनों शिवगढ़ के लिए निकल गए। पूरे रास्ते में अनु ने तो पता नहीं राज को क्या क्या बताया होगा, और वो सब कुछ एक से सुन भी रहा था। करीब शाम के समय वो लोग शिवगढ़ की सीमा पर पहुंच गए तो प्रतिभा, अनु और राज अपने अपने घोड़ों से नीचे उतर गए। प्रतिभा, अनु और राज तीनों ने ही अपना अपना चेहरा नकाब से ढक रखा था ताकि अभी उनकी न पहचाने। प्रतिभा जब वहां पहुंची तो उसे कुछ अजीब लगा कि यहाँ पर कोई भी शाही सैनिक क्यों नहीं है, और ये जो सैनिक है ये अलग क्यों लग रहे हैं। टू बी कंटिन्यूड।